और आपको बता दें 7 साल बाद एक बार फिर राहुल और अखिलेश एक साथ मंच पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो गई है शुरुआत। सीधे चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। समाजवादी आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। शुक्रिया अखिलेश जी। राहुल जी। नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है।
एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अच्छा, एक और बात, आपने जयराम जी आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे, और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट इसमें एक और बात भी है, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। आजकल गारंटी का जमाना है राहुल जी। पहला सवाल महिकार जी, हिंदुस्तान दी डेली से। माइक दीजिएगा। राहुल जी, स्वागत है आपका। दोनों नेताओं, जबकि आज प्रचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है, आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी। वो दिल्ली से यहाँ आए हैं, आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? यूपी और दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा
मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अमर उजाला से निशा, आप थोड़ा शांत हो जाइए यहाँ प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी में न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में इस बार कांग्रेस ने अपने बहुत कम प्रत्याशी 268 अभी तक सामने आए हैं और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस कि आप कमज़ोर चल रहे हैं या यूपी में कमज़ोर है कांग्रेस इसलिए सपा या आपके गठबंधन बाकी सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाह रही हैं? नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। पीटीआई से अनवर। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं। जनरल बात कह सकता हूं कि 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दैनिक जागरण से आदित्य त्रिपाठी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? सॉरी, क्या? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीट खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा,
प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा, और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है। नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए, और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पे फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, 2 चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे, और दूसरा 1 या 2 व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया राहुल जी। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। ANI से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया, इसलिए अब हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है, जैसे कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से है। मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने सवाल पूछे। हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। हाँ, टाइम्स नाउ भारत, रंजीता। अखिलेश जी से। तो आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है
कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कंसंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं। आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना, महिलाओं को गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को MSP। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं। हाँ रंजीता, अखिलेश जी से। हाँ, अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, अखिलेश जी से। नहीं, मैं सवाल पहले जितनी भी चीजें कही वो तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या इंडिया गठबंधन का अपना कोई साझा जो है वो मैनिफेस्टो होगा? अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं, क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है, या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। विक्रांत, और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है। हम बातचीत करके, कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल 2 का चलता हो, बाकी सब 0 हो। अखिलेश जी समझने में वक्त लगेगा। अखिलेश जी G20। अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी एक मिनट को बुलाया है। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग, अखिलेश जी सामने, अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे। दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए, 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ, चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, यही मूवमेंट है। खबर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गाजियाबाद में एक साथ मौजूदगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए बड़े ऐलान, जहां साफ तौर पर कह दिया गया कि एनडीए को
पीडीए हराएगा। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से इस बार मीडिया से मुखातिब होते हुए यह साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि मोदी वर्सेस मुद्दे हैं और मोदी वर्सेस मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां यह साफ तौर पर कहा गया कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हर बार जो की जाती है वही इस बार के चुनाव में नतीजों के तौर पर देखने को मिलेगा। राहुल ने इंडिया की बात की, अखिलेश ने पीडीए की बात की, और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एनडीए को यह बोला कि एनडीए को इंडिया हराएगा। हालांकि यहां पर अखिलेश ने यह साफ तौर पर प्रतिमा कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें भी की गई हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बता दें हमारे साथ समीर चौगावकर जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तो सबसे पहले प्रियंका, आप ही का मैं रुख कर लेती हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही गई और वही बातें दोहराई भी गई कई सारी, जिसमें कहा गया लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नजर आई कि राहुल गांधी इंडिया की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे। देखिए, आज रामनवमी के दिन मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई देती हूँ, साथ में आपके दर्शकों को भी रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज अगर संविधान खत्म होने की बात होती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान खत्म होने की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्यादा कर रहे हैं। उनको लगता है कि 400 पार का जो नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान में बदलाव कर सके, पर यह संभव नहीं है। इस देश की जनता इस काम को कभी करने नहीं देगी। और हकीकत यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की और इंडिया गठबंधन के जो हमारी विचारधारा है उसकी, तो उसका एक ही लक्ष्य है जो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। मैं सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें किसानों की बात की गई, जिसमें इस देश की गरीब महिलाओं की बात की गई है और इस देश के युवाओं की बात की गई है। और युवाओं से मुझे याद आया कि अभी मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जो लगातार जो चुनाव आयोग पकड़ रहा है, जो पैसा लगभग 100 करोड़ के करीब, उसमें 45% जो है वो मादक पदार्थ है। और ये इतना बड़ा जो है मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि बनारस में जब उन्होंने कहा कि यहाँ का युवा जो है नशे की हालत में दिख रहा था, तब वो सब मजाक उड़ा रहे थे। पर हकीकत ये है कि इस देश में 45% अगर रोज जो है 100 करोड़ में से मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं? और ये अगर चिंता का विषय नहीं है तो मुझे लगता है कि युवाओं के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है सरकार ने। लेकिन आज की परिस्थिति में मुद्दों की बात जरूर कही जा रही है। इसलिए मैंने अभी शुरू में भी सवाल से पहले ये बात कही कि यहाँ मोदी वर्सेस मुद्दे जिस तरीके से सामने रखे जा रहे हैं। अजीज खान साहब, सवाल आपसे, क्योंकि अभी तक ये साफ हो चुका है कि पिछले चुनावों का समीकरण तो अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। आज के इस हालात में ये संभव होगा कैसे? और ये बात मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया और इस बात को हम कोट अनकोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश पीडीए से मुकाबले की बात करते रहे। पीडीए को जमीनी स्तर पर लाएंगे कैसे, ये भी तो एक सवाल है। दूसरी तरफ राहुल बार बार इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। देखिए सुरभि जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस का ही एक भाग है पीडीए। जी बिल्कुल, पहली बात तो स्पष्ट हो जाए। और पीडीए क्या है? ये एक मांग है, वक्त की मांग है, जो ऐसे समाज को जो दलित है, पिछड़ा है, जरूरतमंद है, जिसको सताया गया है, मारा गया है, काटा गया है, उसके हक की बात पीडीए करता है। तो पीडीए कहीं ना कहीं एनडीए का एक अलायंस पार्ट है। उसको यह नहीं कहा जा सकता कि साहब पीडीए को एक अलग चीज। एक बात आज आप देखिए जरा, देश में आपने कहा कि कैसे आप हराएंगे, आपने देखा कि अंडर करंट कैसा है, देश के हालात कैसे हैं, किस तरह वोटर साइलेंट है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे। आज उन वायदों के साथ माननीय मोदी जी उसके हिसाब की बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि 10 साल की मेरी ये उपलब्धि है, उस पर बात नहीं करते। ठीक है, आज वो बात किसकी करते? पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। साहब धर्म की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। उनको हिसाब देना चाहिए, उनको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए कि कहा था बेरोजगारी खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों को हम तमाम सुविधाएं देंगे। आज उन किसानों पे लाठियां भानी जा रही हैं, कील कांटे लगाए जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सवाल इस बात का है जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। नौजवान जिसने वोट देकर के आपकी सरकार बनाई,
बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को। आप देखिए पेपर लीक हो जा रहा है, आज लाखों नौजवान सड़कों पर है, अपनी आवाज जब बुलंद करता है तो आप उस पर लाठियां भांजते हैं। सवाल इस बात का है कि इस तरीके के कौन नहीं पीड़ित है। आज घर की जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनके किचन किस तरह महंगे हो गए हैं, अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि कितनी महंगाई बड़े स्तर पर है कि लोग जो कमाते हैं वो घर का खर्चा आरपी सिंह जी, ये सवाल आप लोगों से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपके एक नहीं एक से ज्यादा नेता समय समय पर संविधान को लेकर उलझुल बयान देते हैं, जिस पर पार्टी को सफाई पेश करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को आकर संविधान पर अपनी बात रखनी पड़ती है। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है? और दूसरा, मुद्दों पर बात नहीं हो रही, ये आरोप आप लोगों पर समय समय पर लगाया जाता है, न बेरोजगारी की न महंगाई की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के श्रेष्ठ नेता मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये देश जो संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया उसके अनुसार चले, उसके आगे तो कोई बात रहती नहीं। और ये भी कह दिया कि आज कोई वापस से आकर संविधान को बदलने की कोशिश करे तो वह भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अब पत्थर पर लकीर की तरह हो गया, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये बड़ी स्पष्ट हो गई, इस पर किसी और के बयान का कोई मतलब नहीं रहता और ये मामला स्पष्ट हो जाए। और मैं भी आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि भारत का संविधान जो अम्बेडकर जी ने लिखा, बाबा साहब जी ने लिखा, उसमें कहीं कोई बदल नहीं होगा। हाँ, बदल हुआ था 1976 में, दिसंबर 1976 में, जब कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान बदला था पहली बार और 42वां अमेंडमेंट लेकर आए थे। तो दिखता है कि संविधान बदलने की मंशा किसकी है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा था और संविधान के प्रति किसकी कितनी श्रद्धा है ये दिखती है। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं कि पीडीए वर्सेस एनडीए या इंडी वर्सेस एनडीए, ये असल में आपस में ही स्पष्ट नहीं है कि ये पीडीए चुनाव लड़ रहा है या इंडी चुनाव लड़ रहा है। वो अभी सपा के प्रवक्ता मेरे दोस्त कह रहे थे कि नहीं, पीडीए इंडी का हिस्सा है। अरे तो वो राहुल गांधी बोल दें कि पीडीए इंडी का हिस्सा है, वह तो नहीं बोले, वह तो नहीं इस इशू पे रोशनी डाल पाए कि पीडीए इंडी का हिस्सा है। परंतु क्योंकि आपस में खींचतान तो है, इसमें कोई शक नहीं, और इनको लगता है कि कोई गाना गाने से हम चुनाव जीत जाएंगे। वो यही कह रहे थे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात को देखते हुए पीडीए किस तरीके से अलग है वो ये समझा रहे थे। वो यही कह रहे थे कि मुद्दे वही हैं और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जमीनी स्तर पर इसको कैसे पहुंचाएंगे आप। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब बात मुद्दों की आती है तो प्रधानमंत्री को आज भ्रष्टाचार का चैंपियन कह दिया राहुल गांधी ने। सिंह साहब, देखिए, मैं उस पर भी आ रहा था, उसी इश्यू पे आ रहा था, परंतु उससे पहले मैं थोड़ा संविधान की बात कर लूं। इनका कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसको आज सपा ने मान लिया कि हमारा मैनिफेस्टो भी लगभग वही है, तो वो मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 पे कहा गया कि पर्सनल लॉस बदलेंगे। तो ये संविधान बदले बिना तो होगा नहीं, ये संविधान के अंदर बदल छेड़छाड़ किए बिना तो होगा नहीं। अगर आप पर्सनल लॉ बदलना चाहते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आप तय करोगे कि हम मुसलमानों को तरजीह देंगे, जब हम इस जाति सिखों को तरजीह, हम मतलब उन्होंने लिखा है कि हम माइनॉरिटीज को तरजीह देंगे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, तो जुडिशरी पे भी एक असर डालने की बात है और वो भी संविधान के बदले बिना होगा नहीं। ये सबका सब ये इनका जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा है। इसलिए एक दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे रोजगार की बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे बाकी बातें, मैं उसमें एक जानकारी दूं, ईपीएफओ का डेटा कृपा करके उनको भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अभी रिसर्च भेज देता हूं। उसमें 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला पिछले 10 सालों में, ईपीएफओ का डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। और दूसरा, 4 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया, ये भी बैंक का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अगर 4 करोड़ लोगों ने स्वरोजगार के लिए लोन लिया तो एक के साथ एक ने तो रोजगार प्राप्त किया होगा, तो 4 और 4 8 और 18 26 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिला पिछले 10 सालों में। तो क्या कि ये बात इनके पास उत्तर नहीं है। जो एक सेकंड और दीजिए, जो मूल बात है 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर जो लाभ मिला वो गरीबों के लिए या किसी और के लिए, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इनकी सरकारें हैं, इनकी सरकार ने कहीं पे लागू किया क्या? वो बातें आप गिना रहे हैं, अगर वो वाकई जमीन पर पहुंची है तो मुझे लगता है फिर आपको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप 400 पार के नारों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच संविधान बदलने की बात जब कर दी जाती है कि हमें संख्या बल चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है तो संख्या बल चाहिए, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। सभी चौगाकर जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पीडीए का जिक्र होता है, यहां पर अजीज खान साहब ये जरूर कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो इंडिया का ही हिस्सा है, पीडीए समय की मांग है, लेकिन पीडीए का बार बार जिक्र करना ये क्या सोची समझी रणनीति है? जिस तरीके से 2019 में कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाया था जो पिछला अलायंस था अखिलेश यादव का मायावती के साथ,
क्या इसलिए मजबूरी हो जाता है बार बार पर जोर देना पीडीए पर? देखिए, अखिलेश यादव पूरा चुनाव पीडीए की दम पर लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इन्हीं की एक विधायक पल्लवी पटेल ने जब रंजन और बच्चन को राज्यसभा भेजा गया था तब पूछा था अखिलेश यादव से कि रंजन और बच्चन क्या पीडीए के हिस्सा हैं, और वही पल्लवी पटेल जो पिछले कम्युनिटी से आती है, कुर्मी कम्युनिटी से आती है, उन्होंने अखिलेश यादव का छात छोड़कर पीडीएम बना लिया है ओबीसी के साथ, पिछड़ा दलित और मुस्लिम। तो उन्हीं के पार्टी के विधायक जब इस बात को मानकर चल रहे हैं कि पीडीए जो बनाया गया है वह जमीन स्तर पर काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज साझा पत्रकार वार्ता कर रहे थे। राहुल गांधी 26 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक 7 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे न्याय यात्रा के लिए। चंदौली से वो उत्तर प्रदेश में एंटर होते हैं और झांसी से वो मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। इस 7 दिन के अंदर क्या अखिलेश यादव को एक बार भी मौका मिला अखिलेश यादव को कि वो राहुल गांधी के साथ पत्रकार वार्ता कर लें? क्या उनकी न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव कदम से कदम मिला के चले? अगर साथ में आना था तो दोनों दलों को घोषणा पत्र भी साथ में लेके आना था। कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग आता है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अलग आता है, इन्हीं के एक और सहयोगी ममता बनर्जी अलग घोषणा पत्र लेके आती है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी अलग घोषणा पत्र लेके आते हैं। तो सीटों जब इंडिया गठबंधन एक है को लेकर चर्चा हो रही थी ना, लेकिन इस वक्त के हालात में जब इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही है और राहुल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आपको लगता है कि कुछ मुद्दों को जोड़ने की जरूरत है जिन पर आप फोकस करना चाहें उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बीच यही है, दोनों पार्टियां अपने वोट ट्रांसफर करवा पाएगी? क्योंकि अभी तक के इतिहास में देखा जाए तो एसपी को हमेशा लॉस ही हुआ। समीर सर, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनका वोट ट्रांसफर हो पाएगा। देखिए, आप 2017 के अंदर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए थे, कांग्रेस समाजवादी साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी। क्या जमीनी स्तर उसका बहुत फायदा हुआ था? और जब अखिलेश यादव को यह बात का मालूम पड़ा कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है और जमीन पर कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, अखिलेश यादव ने बाकी के चुनाव अपनी दम पर लड़े। 2019 के अंदर समाजवादी पार्टी ने मायावती के साथ गठबंधन किया, 10 और 5 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 10 लोकसभा सीटें जीती। इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी अलग हो गई है। जयंत चौधरी इनके साथ जो विधानसभा चुनाव में साथ में थे वो अलग चले गए। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को इस बात को मालूम है कि कांग्रेस के साथ मिलने से एक ही फायदा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो थोड़ा भी बचा हुआ है कांग्रेस के पास वह बटे नहीं, और मायावती अलग लड़ रही है, तो कांग्रेस को साथ में लेना अखिलेश की मजबूरी थी और इसीलिए अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर सिर्फ 17 सीटें लोकसभा चुनाव की दी है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनी दम पर लड़ना है, कांग्रेस उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगी। प्रियंका, आखिर में जल्दी से, ये एक्सपेरिमेंट तो पहले भी हुआ था 2017 की तरफ अगर हम जाएं, वो सफल नहीं रहा। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग रैलियों से कह रहे हैं कि 2 लड़के एक बार फिर से साथ आए हैं, काट के अंडी कितनी बार चढ़ाएंगे। अब इस बार ये सफल होगा, इसकी क्या गारंटी? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी सफलता की गारंटी ये है कि इस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। किसान जब अपनी मांगे लेकर बॉर्डर पे पहुंचता है तो उसे गोलियां दी जाती। 700 किसानों की शहादत इस बात का प्रूफ है कि इस देश में अब बदलाव की लहर आ चुकी है। इस देश में बदलाव की लहर तब आती है जब उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं लीक होती चली जाती हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश में और इस प्रदेश में महिलाओं के प्रति लगातार अत्याचार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं जब देश में सरकार ऐसी है? आप बताइए, वेज थाली की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है और नॉन वेज थाली की कीमत घटती क्यों चली जा रही है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है? और क्या यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में लगातार जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसका जिम्मेदार कौन? खाने पर चुनाव लड़ा जाएगा इस देश में? कौन मछली खाएगा, कौन मुर्गा खाएगा, कब खाएगा, इन बातों पर चुनाव लड़ा जाएगा? या इस देश में बताया जाएगा कि कब नौकरियां दी जाएगी, कब इस देश का युवा? इन्हीं आधार पर बड़े दावे भी किए गए हैं कि आने वाले वक्त में जनता इसी आधार पर बदलाव भी चाहती है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत के सवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिएगा। कुमार विक्रांत ने उनसे सवाल किया कि किस तरीके से पहले भी साथ थे, पहले खिलाफत फिर गठबंधन, लेकिन अब एक बार जब साथ आए हैं और साथ आना है, ये कब सोचा? यही कुमार विक्रांत का सवाल था। सुनिए क्या कहा अखिलेश ने। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे, दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए, 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ, चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, यही मूवमेंट है।